हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में। अभी तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक संरचना, उसके बाद पर्वतीय प्रदेश और मैदानी क्षेत्र को देखे थे। आज प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखा जाए कि ये पूरे जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका भारत का प्राचीनतम भूखंड है ना। प्राचीनतम भूखंड हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत जो इंडियन प्लेट है वो इंडियन प्लेट एक्चुअली वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था और वो प्रायद्वीपीय पठार ही था। इसकी गति उत्तर की ओर बढ़ी, उसके बाद जाके टकराने के बाद यूरेशियाई प्लेट से हम लोग जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जो पहले मूल पार्ट था वो आपका प्रायद्वीपीय पठार था, इसीलिए इसे सबसे प्राचीन भूखंड के रूप में हम जानते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के अप्रॉक्स में इसकी ऊंचाई है। आकार अगर देखें तो ये इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है, जिसका आधार जो बेस है वह नॉर्थ की तरफ और जो शीर्ष है हेड वह दक्षिण की तरफ है ना। तो आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिण की ओर। इस प्रकार अगर देखें तो इसकी आकृति इस प्रकार होगी। इसे हम लोग उल्टा पिरामिड भी कहेंगे। पिरामिड भी जानते ही हैं इस तरह का होता है। ये उल्टा पिरामिड की भांति है। चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उल्टा पिरामिड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये। इसका जो विस्तार है टोटल 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। विवर्तनिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी ज्यादा शांत माना जाता है, मतलब भूकंप की संभावना काफी कम है। बस एक दो अपवाद हैं, वैसे यहाँ पर आपको भूकंप देखने को नहीं मिलता है। अपवाद में आपका है लातूर और कोयना क्षेत्र जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना। लातूर और कोयना क्षेत्र ये दो अपवाद हैं जहां भूकंप देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रहा प्रायद्वीपीय पठार। अगर तो इसकी उत्तर में खास होकर देखिएगा अरावली श्रेणी है। तो कहा भी जाता है कि अरावली श्रेणी, राजमहल, इसके अलावा शिलांग की पठारी, राजमहल ये शिलांग, ये इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। मतलब अरावली पर्वत हो गया, यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ी, यहाँ पर है शिलांग की पहाड़ी, ये उसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। ठीक है। अब पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है उसे हम लोग अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र मानते हैं, है ना। इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में विभाग किया जाता है। पहला आपका ये रहा नर्मदा ताप्ती का मुहाना। ये मुहाना नर्मदा के उत्तर और अरावली के मध्य, ये जो क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग और फिर ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये इसका दक्षिणी भाग है। इसे मोटे तौर पर हम लोग दो भागों में या दो नाम से जानते हैं। उत्तर का जो अरावली पर्वत के बाद और नर्मदा के उत्तर में ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग मालवा का पठार भी कहते हैं, मालवा का पठार। फिर इसके बाद ताप्ती के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसे हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, दक्कन ट्रैप। ये लिखा हुआ होगा यहाँ पर दक्षिण भाग को दक्कन ट्रैप, ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक। ठीक है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक और उत्तर में मालवा का पठार के रूप में जानते हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल अगर देखते हैं तो ये ढाल उत्तर अगर क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तरी भाग का ढाल जो यह ढाल क्षेत्र का है यह इस प्रकार बहती है, यहाँ से इस प्रकार। तो यह देखिए उत्तर पूरब की ओर है, मतलब उत्तर और पूरब की ओर है। बतौर प्रमाण कैसे भाई ढाल, तो देखते हैं कि प्रमाण के रूप में सोन नदी, चंबल नदी और दामोदर नदी का प्रवाह दिशा उत्तर पूरब की ओर है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी क्षेत्र है उसका ढाल उत्तर पूरब की ओर है, जबकि इसका प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण का भाग जिसे हम लोग दक्कन ट्रैप के भी नाम से जानते हैं उसका जो है सीधा पश्चिम से पूरब की ओर है ना। या कह सकते हैं दक्षिण पूरब की ओर, हल्का सा दक्षिण का ढाल लिए हुए, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम से पूरब की ओर है ना। बतौर प्रमाण तो महानदी
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह का प्रवाह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रवाह उसका ढाल है। तो कभी कभी ढाल तो देखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला होता है वो पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भी कई सारे पठार आते हैं, जिसे मोटे तौर पर कुछ नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। जैसे देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पठार में मालवा का पठार, जो हम लोग अभी चर्चा भी किए थे, मालवा का पठार, थोड़ा सा मैप नीचे आ गया, ये रह गया, मालवा का पठार है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दूसरा है बैतूल का पठार, यह भी मध्य प्रदेश में है, बैतूल का पठार है ना, कोई नहीं, बैतूल का पठार है। फिर बघेलखंड का पठार, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, बघेलखंड का पठार। मैप में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, मैप सही नहीं। फिर है बुंदेलखंड का पठार, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है। तो कभी कभी आपको मिलान करने के लिए भी प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार हैं और उसकी अवस्थिति क्या है, उसके राज्य में कौन से राज्य में विस्तृत है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। तो बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार एमपी यूपी में है, डंकारण्य का पठार उड़ीसा छत्तीसगढ़ है ना, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, 4 में है। रायलसीमा का पठार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, शिलांग का पठार मेघालय या शिलांग जाने रहे आप, हजारीबाग का पठार झारखंड में और छोटानागपुर का पठार झारखंड में। तो आपको मोटे तौर पर जो इसमें देखना है या पढ़ना है, दंडकारण्य का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खासतौर पर 4 स्टेट में है। फिर आप रायलसीमा का पठार, तो ये 3 स्टेट में है, तो बस ये दोनों याद रखिएगा। बाकी अब जाने मालवा हो, बैतूल हो, बघेलखंड, तीनों एमपी में है। बुंदेलखंड हम लोग जानते हैं एमपी और यूपी का क्षेत्र पाया जाता है, तो ये तो याद ही रहता है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना है तो तेलंगाना में आएगा, शिलांग है तो मेघालय में, हजारीबाग है झारखंड, छोटानागपुर पठार झारखंड। तो ये सब चूंकि इजी चीजें हैं तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, है ना। इसके अलावा 1-2 पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि छोटानागपुर पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रॉ मिनरल वगैरह है ना, तो इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है, इसलिए भारत का रूढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा छोटानागपुर पठार की उच्चतम जो चोटी है वो पारसनाथ की पहाड़ी है, तो ये भी कभी कभी पूछता है, 1365 मीटर में है पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा छोटानागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो पठार कई सारे हैं जो इंपॉर्टेंट आप पूछता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें कई सारे पर्वत भी हैं, तो ये भी पूछता है कि पर्वत कौन कौन से हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो निश्चित तौर पर अरावली पर्वत है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, लेकिन जस्ट चूंकि बाउंड्री उसकी बना रही है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरावली को यहीं पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अरावली के संदर्भ में देखिएगा कि यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और यह वलन क्रिया द्वारा निर्मित हुई थी। अभी यह वर्तमान में अवशिष्ट भाग के रूप में देखा जाता है, या इसका अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है, ठीक है। फिर जो इसका बाद में बात है कि यह जो खासतौर पर देखिएगा कि रायलसीमा या दिल्ली रीज, जिसे हम लोग जानते हैं कि रायलसीमा कहीं रायल्स जो है वहीं पर आपका राष्ट्रपति भवन है, तो ये इसका पूर्वी विस्तार है। तो जो देखिएगा इसका अरावली पर्वत का पूर्वी विस्तार ये है ना, तो यही रायलसीमा हिल्स, याद रखिएगा रायलसीमा नहीं, रायलसीना हिल्स है इसका पूर्वी विस्तार। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ठीक है ना, जो माउंट आबू के पास स्थित है। माउंट आबू के पास ही एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, काफी ज्यादा फेमस है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो माउंट आबू के पास है गुरु शिखर, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1722 मीटर है। इसका बाद अरावली पर्वत जो है जल विभाजक का कार्य करती है। इसके उत्तर में देखिए, खास तौर पे उत्तर नहीं, इसके पश्चिम आप देख सकते हैं, तो उत्तर भी कह सकते हैं, माही और लूनी नदी प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिण में है या कह सकते हैं इसके पूर्व में बनास नदी बहती है जो चंबल की सहायक नदी है। तो ये जल विभाजक का कार्य भी कर रही है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है पर्वत वो है विंध्य पर्वत। तो ये रहा देखिए विंध्य पर्वत,
विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी वगैरह का ये समूह है। ये विंध्य पर्वत ये है, कैमूर है ना, राजमहल की पहाड़ी वगैरह, ये सब इसका खंड खंड करके ये समूह के रूप में बटा हुआ है विंध्य पहाड़ी। इसकी विशेषता है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर जो मिलता है या फिर जिसका प्रयोग करते हैं खासतौर पे जो रेड फोर्ट, लाल किला वगैरह बनाने में, या फिर कई सारे देखिएगा आगरा का में जो भी बनाया गया है किला वगैरह, तो वो लाल बलुआ पत्थर का ही प्रयोग किया जाता था और ये विंध्य क्षेत्र से ही मंगाई जाती थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछता है यहाँ से, है ना। विंध्य पर्वत को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा भी मानते हैं। जैसे विंध्य पर्वत है, इसके नॉर्थ में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यह नॉर्थ इंडिया का है और इसके दक्षिण साउथ इंडिया कहलाता है। मतलब इंडिया का जो विभाजन है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, वो आपका विंध्याचल पर्वत ही है। ठीक, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह विंध्य के दक्षिण में स्थित है और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक यानी नहीं कि जिसके दोनों तरफ भ्रंश का निर्माण हो जाए, और इन भ्रंश में दो नदियां बहती है, उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी। तो ये बीच में बिल्कुल दो भ्रंशों के बीच स्थित है, इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर भ्रंश है, उत्तर में नर्मदा बहती है, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी है, जो 1350 मीटर है ना। महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी नगर के निकट स्थित है ये धूपगढ़ी। महादेव पहाड़ी हम लोग जानते हैं उसके बारे में। फिर दूसरी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, जो मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ना। और अमरकंटक के बारे में हम लोग खासतौर पे जानते हैं कि अमरकंटक से ही 3 प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है, महानदी, सोन और नर्मदा। तो अमरकंटक से नर्मदा जो है वह हम लोग जानते हैं इस तरह से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, सोन चक्कर लगाकर उत्तर पूरब की ओर आगे बढ़ती है और गंगा में आके मिलती है, महानदी इसके चक्कर लगाकर कह सकते हैं दक्षिण पूरब की ओर बहती है। तो ये 3 दिशाओं में नदियां यहां से प्रवाहित होती है। तो अमरकंटक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नदियां यहीं से निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है शिलोंग या मेघालय की पहाड़ी। ये रहा, देखिए शिलोंग या मेघालय की पहाड़ी। यह पहाड़ी जो है शिलोंग की पहाड़ी प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग इसे मानते हैं। गारो, खासी, जयंतिया 3 प्रमुख पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया, जो शिलोंग की पहाड़ी में स्थित है। देखिए गारो, खासी और जयंतिया ये इस प्रकार स्थित है, गारो, खासी और जयंतिया। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जब यहाँ पर प्रवेश करती है तो ये तीनों से आपस में टकराते रहती है। क्योंकि ये आकृति कीपानुकार है, कीपानुकार, तो यहीं पर टकरा के जितने भी अपने साथ आर्द्रता लाती है वो निचोड़ देती है यहीं पे, तो उसको लेकर आगे बढ़ने की संभावना नहीं बन पाती है, जिसके कारण जितने भी आर्द्रता हैं यहीं पर सब वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। इसीलिए कहा था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो यहीं पर स्थित है, मासिनराम या चेरापूंजी। कभी मासिनराम कभी चेरापूंजी ऐसा आप सुनते होंगे। कारण क्या है? सर्वाधिक वर्षा होने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले 3 पहाड़ी गारो, खासी और जयंतिया जो कीपानुकार में है उसका कारण। ठीक है, तो ये रहा चेरापूंजी और मासिनराम की बारे में। अब जो है इसमें प्रमुख 2 चीजें और है कि ये तो रहा, इसी में देखिएगा कि ये रहा वेस्टर्न घाट और ये रहा ईस्टर्न घाट। इसकी बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट हम लोग जानते हैं कि खासतौर पे यहाँ पर ये रहा, देखिए ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के मुहाना से कन्याकुमारी तक यह पश्चिम रूप में फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है, सर्वाधिक दूसरी बड़ी।
जिसका कहा जाएगा, तो लगभग यह 1600 किलोमीटर में फैला हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का पहला पर्वतमाला सबसे बड़ा कौन है, तो हिमालय है, 2500 किलोमीटर के आसपास में ये है। तो पहला हिमालय है, दूसरा पश्चिमी घाट के रूप में है। यह जो पर्वत है वह एक्चुअली पर्वत का निर्माण ना होकर कह सकते हैं कि भ्रंश का गार के रूप में पाया जाता है। भ्रंश का गार मतलब यह जब गोंडवाना लैंड से जब टूटा था और यहीं पे मेडागास्कर है, दक्षिण अफ्रीका है, तो इन भागों से जब अलग हुआ था, तो अलग होने के दरमियान जब आपस में हलचल मचा था तो कई सारे क्षेत्र ऊपर नीचे उठ बैठ गए थे, जिसके कारण यह पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। अब इस पर्वतमाला को हम लोग पश्चिमी जो पर्वतमाला है उसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे सह्याद्री भी हम लोग कहते हैं। और इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। इस सह्याद्री की जो औसत ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर के आसपास है। ठीक है, अब जो पश्चिमी सह्याद्री है उसे हम लोग अगर देखें तो 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और यह जो विभाजक है वह 16 डिग्री अक्षांश के पास है, जहां जो गोवा से होके गुजरती है। तो गोवा से गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश, है ना। तो इसके उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री कहां से कहां तक है, तो उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर 16 डिग्री अक्षांश तक, और फिर दक्षिणी सह्याद्री है जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी जो आपका सह्याद्री है, इसी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है, खासतौर पर देखिएगा कि इसको कहते हैं कालसूबाई। अब कालसूबाई जो है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है जो 1665 मीटर के आसपास में है, 1665 मीटर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन दिखेगा कि उत्तरी सह्याद्री का कौन सा सर्वोच्च चोटी है, तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कालसूबाई है। ठीक है, इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है महाबलेश्वर है। हम लोग सब जानते हैं महाबलेश्वर के बारे में, 1438 मीटर है, और यही महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, तो दूसरा जो है महाबलेश्वर, और पहला है कालसूबाई। ये रहा आपका उत्तरी सह्याद्री की। अब दक्षिणी सह्याद्री जो 16 डिग्री देशांतर से अक्षांश से कन्याकुमारी तक मानते हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुंडी, है ना, जो खासतौर पर देखिए अन्नामल्ला की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ये रहा यहां से यहाँ। तो अब जो अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी आज जो देखिएगा ये यहाँ पर स्थित है ना, इसकी सर्वोच्च चोटी है आपको अनाईमुंडी। अनाईमुंडी की जो हाइट है वो एक्चुअली 2637 मीटर है, 2637 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी अनाईमुंडी है। लेकिन अगर सह्याद्री दे दे तो सह्याद्री में ऐसा तो विभाजन किया नहीं है कि उत्तरी सह्याद्री की बात कर रहे हैं या फिर दक्षिणी सह्याद्री की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अनाईमुंडी ही सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। या फिर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो चूंकि दक्षिण भारत हम लोग जान रहे हैं कि दक्षिण भारत हम लोग विंध्य पर्वत के दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च चोटी होगी वो भी अनाईमुंडी ही होगी। अगर केवल डिफाइन ये रहे कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है, तब आप कालसूबाई लगाएंगे, वहां पर आप अनाईमुंडी नहीं लगाइएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा कि दक्षिण भारत या दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, दोदा बेटा, और यह दोदा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब दोनों जहां मिलते हैं
उसी के संगम पर नीलगिरी की पहाड़ी है ना। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में उत्तरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जहां मिलन है वहीं पर आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। और उसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिणी सह्याद्री के हैं या फिर पूर्वी सह्याद्री के हैं, उसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो यह आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी 2337 दोदा बेटा का है, 2337, इसका 2395 है, 2395, ठीक है, मीटर में है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री जहां मिलता है उस वहां नीलगिरी, उसके बाद अनाईमुंडी या अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद दक्षिण में जो है तीसरे में है हम लोग उसको जिस कहते हैं इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, या देखिए इलायची की पहाड़ी, कार्डमम या पालनी की पहाड़ी कहते हैं। अगर मैप में देखा जाए तो देखिए ये रहा आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मिलन पर ये रहा नीलगिरी, यहाँ है अन्नामलाई, और ये रहा आपका कार्डमम की पहाड़ी या पालनी की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, है ना। अब पालनी की पहाड़ी के संदर्भ में चूंकि ये सामान्य अध्ययन है, जीएस है, अगर ऑप्शनल होता तो इस पे और थोड़ी चर्चाएं हैं, अगर ऑप्शनल होता तो हम जरूर करते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन को सामान्य की तरह से देखा जाए तो ये रहा 3 मैप इसका, नल्ला मल्ला का है, नीलगिरी, अनाईमुंडी या अन्नामलाई जिसका सर्वोच्च चोटी है, और तीसरा है कार्डमम की पहाड़ी। तो ये रहा आपका 3 खासतौर पर पर्वत। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट जो है वो देखिएगा कि ये रहा आपका महानदी, है ना। तो महानदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट के रूप में जाना जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास में, 1300 किलोमीटर के आसपास में ये फैला। नीलगिरी के पहाड़ के निकट अपना अस्तित्व ये समाप्त कर देती है, मतलब ये खो देती है, क्योंकि इसके बाद पश्चिमी घाट का ही भाग मिलता है। पूर्वी घाट को नदियों को अनेक स्थान को काटने के कारण यहाँ कई अलग अलग रूप में पहाड़ के रूप में देखने को मिलता है। उत्तर से अगर दक्षिण की बात की जाए तो सबसे पहले है मलयगिरी, फिर है महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, पालकोंडा, जवादी और सेवराय। तो ये उत्तर से दक्षिण में है, कभी कभी पूछ देता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एक मैप का क्लास हम जो अलग लेके आएंगे तो उसमें पर्वत के बारे में, पूरे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का भी कई सारे पर्वत है जो छूट रहे हैं, तो वो पूरा मैप करवाएंगे, तो यहाँ पर फिर इस चीज को हम लोग बेहतर तरीके से देख लेंगे। तो ये रहा कुछ खासतौर पर पहाड़ी वगैरह। और जो ईस्टर्न घाट है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है खासतौर पर देखिएगा कि इसमें विवादास्पद है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि महेंद्रगिरी खासतौर पर माना जाता है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, पॉइंट है, उसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में। तो ये रहा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे वो ईस्ट और वेस्ट जो खासतौर पे तटीय मैदान है उसकी मैदान की बात करेंगे, फिर उसके बाद द्वीप समूह बात करेंगे। इस प्रकार आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।